नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं अंकित त्यागी। कई महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण का आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके कुछ करीबियों से आज दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। दिल्ली पुलिस इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के गोंडा पहुंची और बृजभूषण शरण सिंह के साथियों के ठिकानों पर कई कागजात उन्होंने जब्त भी किए, उनसे पूछताछ भी हुई। कुश्ती संघ के जो 3-4 लोग हैं, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ करती दिखाई पड़ रही है दिल्ली पुलिस, पर यह भी कहा जा रहा है ये इसलिए करती दिखाई पड़ रही है कि जल्द ही वो एक क्लोजर रिपोर्ट जो है इस मामले में दायर करने वाली है। अब बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली के जो निवास हैं, उसके कुछ स्टाफ से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई में जितनी देर हो रही है, उतनी ही कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों के संघर्ष पर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। मतलब अगर इसको आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी से इतना लंबा खींच दिया गया है इस पूरी कार्रवाई को कि जो पहलवान हैं वो अब शायद थक रहे, टूट रहे, उन पर दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद ये पहलवान अपने संघर्ष पर डटे हुए हैं। हालांकि इन पहलवानों ने रेलवे में अपनी जो ड्यूटी है वो ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनका कहना यह भी है कि उनका धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म होने वाला नहीं है और वो विरोध के साथ साथ अपनी नौकरी की जिम्मेदारी जो है उसको भी बखूबी निभाएंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार रात को मुलाकात करने के बाद पहलवानों के आंदोलन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों में से एक बजरंग पूनिया ने आज इन सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की और ये साफ कर दिया कि उनका विरोध जो है वो खत्म नहीं होने वाला, ये बना रहेगा। तो सुनते हैं सबसे पहले बजरंग पूनिया ने हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को क्या क्या बताया। ये भी बात उठ करके आ रही है सामने कि आप लोग गृह मंत्री से रात में मिले, शनिवार को मिले? जी मिले थे, खिलाड़ी मिले, कोचेज भी थे, मिले थे। इसकी पुष्टि कर रहे हैं आप। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई अब आप लोगों ने पीछे से सेटिंग कर ली है, अब आप लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री से मुलाकात हो गई, इनकी बातचीत हो गई, अब देखो ये लोग घर बैठ गए हैं। तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप देख लीजिए, आप लोग तो ऐसे ही कर रहे थे, इन्होंने सेटिंग कर ली, पीछे सारी बात बन गई है, अब कुछ नहीं होने वाला। कोई सेटिंग नहीं है और जो सरकार की जो बातें थी नहीं तो खिलाड़ी सहमत है उस चीज़ से, और जो खिलाड़ियों ने जो चीज़ बोली है सरकार भी उसमें कहीं एग्री दिखाई नहीं दे रही है। गृह मंत्री से क्या बात हुई, अगर आप बताना चाहें थोड़ा बहुत? ये वो एक साइड तो हमारे को बोला गया कि भाई इस मीटिंग पे कहीं पे भी कोई कुछ नहीं बोलना है, जो सरकार के लोगों द्वारा, और उसके बाद पीछे से वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। सरकार के लोगों ने बताया कि आपकी मीटिंग हुई है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। वही बोल रहा हूँ ना, तो और आपने तो बताया नहीं हमें। देखे वही लोग पीछे से बता रहे कि भाई खिलाड़ी मिले हैं और ये बात हुई है। तो हमने यही कि भाई हम गृह मंत्री जी से मिले हैं, हमने यही बात रखी कि भाई उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक, उनका बचाव हो रहा है अभी तक, ऐसे केस हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। तो हमने तमाम चीज़ें बताई उनको, तो बोले कि हम बात कर रहे हैं और इस पर ज़रूर एक्शन होगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बातचीत से, अगर हम बातचीत किसी भी आदमी से नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? गृह मंत्री के अंडर दिल्ली पुलिस से आप मिले, सही किया आपने। तो वो चीज़ें अलग हैं और प्रोटेस्ट अलग है। लेकिन ये नहीं कि हमने प्रोटेस्ट से पीछे कदम ले लिए हैं। बजरंग, क्या सरकार की तरफ से आप पर दबाव आया? ये सवाल उठ रहा है, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि सरकार की तरफ से आप पर दबाव आया कि नौकरी ज्वाइन करो वरना नौकरी से निकाल देंगे। क्या कुछ ऐसा भी दबाव आया आप लोगों पर? नहीं, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं आया कि भाई नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि रेल बोल सकती है ये बात, सरकार नहीं बोल सकती। हम रेल के एम्प्लॉय हैं। रेल भी तो सरकार के अंडर आती है भाई। वो खुद नहीं बोलेंगे। हाँ, तो वो रेल के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो बोलेंगे। तो हमारे को किसी ने नहीं बोला। ये हमारे को चीज़ बोले कि एक बार आप साइन करके आओ उधर। अच्छा। साइन करके आप वापस प्रोटेस्ट पे आओ, क्योंकि हमने जितने दिन की छुट्टी दे रखी थी वो ख़त्म हो चुकी थी हमारी। तो एक बार ज्वाइन दिखा के हम कि भाई हम हैं बीच में, भाई एक बार हम आए हैं और उसके बाद हम दोबारा नहीं गए हैं। ठीक है। और ये मैंने बताया कि ये इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें ना तो किसी अफवाह से डरते हैं हम,
ना रेल की जॉब से कि भाई कोई अगर प्रेशर भी देगा तो हम छोड़ देंगे। खबर ये आई, कल आप लोगों ने खंडन भी किया है कि आप लोग रेलवे के एम्प्लॉयज़ भी हैं, साथ में आपने नौकरियां ज्वाइन कर ली हैं, और नौकरियां ज्वाइन करने के बाद भारत सरकार की, क्या भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या प्रदर्शन वापस लेंगे? इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आंदोलन कोई पीछे नहीं हटा है, आंदोलन लगातार जारी है। हम उसमें रणनीति बना रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज़, कुछ न्यूज़ चैनल ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों ने आंदोलन वापस ले लिया, उनमें आपस में दरार आ गई है, या एक खिलाड़ी का नाम भी लिया है कि भाई उसने अपना नाम वापस ले लिया है। साक्षी मलिक का नाम आया, तो वही बोल रहे हैं। तो मैं उन आपके माध्यम से उन न्यूज़ चैनलों को यही बोलूँगा कि आपके पास आप हमारा प्रोटेस्ट दिखा नहीं सकते तो उसका नेगेटिव भी ना दिखाए। ठीक है। तो हम रेल के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं हम रेल के। जब हमारा प्रोटेस्ट उस दिन वहाँ से उठाया गया 28 तारीख के बाद, तो एक दिन जाके साइन करके आए थे, क्योंकि हमने छुट्टी दे रखी थी। और छुट्टी देने के बाद वो हमने दोबारा एक दिन गए थे, उससे साइन करके वापस आ गए थे। तो इससे ये तो नहीं कि भैया हमने आंदोलन वापस ले लिया है। अब इससे पहले पहलवानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी भारतीय किसान यूनियन जो है, उसने भी आज ये कहा कि 9 मई को उनका जंतर मंतर पर जो पहलवानों के समर्थन में उनका प्रदर्शन आगे होने वाला था, किसान नेता राकेश टिकैत ने उसको आज ये कहते हुए कहा कि भाई खिलाड़ियों के आग्रह पर उसको अभी टाल दिया गया है, क्योंकि उनकी बातचीत जो है वो सरकार से चल रही है। नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। ये जाके वो ज्वाइनिंग कर रही है, वे ड्यूटी पे जा रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन से वापसी हो गई। तो ये तो जरूर हुआ कि बजरंग पुनिया ये सब लोग मिले थे गृह मंत्री जी से, और ये हमने भी कहा था कि सरकार इनसे बातचीत करे। लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है, जो दिल्ली में था। और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। इस बीच एक खबर यह भी चल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली एक नाबालिग लड़की जो पहलवान है, उसने अपना बयान वापस ले लिया है, क्योंकि सबसे गंभीर आरोप पॉक्सो एक्ट में ही ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगा है। मतलब गंभीर से कि जो धाराएं हैं उसमें सबसे गंभीर धारा ये है, आरोप तो सारे ही गंभीर हैं। हालांकि जो बाकी पहलवान हैं इस बात से वो इनकार कर रहे हैं, और उनका ये सीधा सीधा कहना है कि नाबालिग लड़की के पिता ने बयान बदलने की जो बात है इससे इनकार किया है। अब बजरंग पूनिया ने हमारे इंटरव्यू में भी इस पर सफाई दी। बजरंग, एक खबर अब ये भी आ रही है सामने कि जो नाबालिग लड़की जिसने यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट दी थी, उसने अपने बयान बदले हैं जाके कोर्ट में। पहले 164 में उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, फिर उन्होंने अपने बयान बदल दिए हैं, या एक तरीके से कह लीजिए जो उनके आरोप है उनसे वो पीछे हट गई हैं। इस पर क्या आपकी बात हो गई उनके परिवार से, या आप लोगों के साथ में ही? जाहिर सी बात है कि सब आप लोग साथ में हैं, और वो भी एक महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान है। उस पर क्या कहना है? उस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वो वाकई पीछे हटी है नाबालिग महिला पहलवान? देखिए, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र, हाँ, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र ही चल रहे हैं जी। अब ये बताइए कि देश उन सूत्रों पे भरोसा करे या उनके फादर के जो बयान आए हैं उन पे भरोसा करे। उनके फादर से आपसे भी बात हुई होगी जी, तो बोल रहे कि हमने कोई भी कंप्लेंट वापस नहीं ली है, नहीं हमने कोई बयान चेंज किए हैं। तो हमारी भी बात हुई है, तो हमें भी वो यही बोल रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये सूत्र आते कहाँ से हैं और ये खबर चलती कहाँ से है। पूरा देश ये सोचना चाहिए कि भाई उसके फादर पे हमें भरोसा करना चाहिए या सूत्रों पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उनके फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सारे जो ये बात आ रही है कि उन्होंने बयान बदले नाबालिग लड़की ने, वो गलत है? ये तो न्यूज़पेपर में भी आई है और हमारी बात हुई, उन्होंने मना किया है। उन्होंने मना किया है बिल्कुल, कि भाई जैसे हम लड़ाई में शुरुआत में थे ऐसे ही अब खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है उसको बदला जा सकता है, खास तौर से पॉक्सो एक्ट में? इस पर विस्तार से समझने के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव पूरे तरीके से इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जरा ये रिपोर्ट देखिए उनकी।
खबर ये आ रही है कि जो नाबालिग पीड़िता है उसने बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए थे पहले के 164 सीआरपीसी बयानों के तहत, अब दोबारा एक बयान दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत, और अपने तमाम आरोपों को उसने वापस लिया और कहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कानूनन अगर देखा जाए सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि कोई पीड़िता या कोई भी गवाह इस तरह 164 के तहत सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को जो पहले बयान दिए हैं उसके बाद कोई वो दूसरे बयान दे सकता है, मॉडिफाई करवा सकता है, कुछ करेक्शन, कुछ गलती हो उस त्रुटि को सुधार सकता है। तो इस तरह के बयान देने पर कोई रोक कानूनन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पीड़ित अपने जो आरोप है उनको वापस ले ले तो ये केस खत्म हो गया, क्योंकि ये पूरे की तरह जो विवेकाधिकार है वो अदालत का है कि अदालत इन कौन से बयानों को माने, क्योंकि अदालत के पास 4 तरह के बयान ऐसी सूरत में हो जाते हैं। एफआईआर में जो शिकायत दी है वो एक बयान है, 161 सीआरपीसी यानी पुलिस के सामने जो बयान दिए गए हैं जिसको अदालत में एडमिसिबल नहीं होते उस तरीके से वो, तीसरा जो 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने पहले जो बयान हुए हैं, और फिर 164 के तहत ही दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने इस तरह के बयान होने। कानून में इसकी इजाज़त है, एजेंसी को अगर एजेंसी चाहे तो दोबारा से बयान ऐसे पीड़ित की करा सकती है, लेकिन ये अदालत के ऊपर है कि वो ये देखे कि कौन से बयानों में उसे तथ्य ज़्यादा समर्पित एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरी एक अहम बात ये भी है कि अदालत ये भी देखती है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने पहले बयान दिए गए हैं 164 सीआरपीसी में और जो दूसरे दिए गए हैं उसमें कितने वक्त का फासला था, और कहीं पीड़ित को पर किसी तरह का कोई दबाव तो इस दौरान नहीं बनाया गया है। ये काफ़ी अहम है। हालांकि इस तरह के जो बयान बदले जाते हैं इसका फ़ायदा ज़्यादातर आरोपी को मिलता है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर जो जांच एजेंसी होती है उस पर काफ़ी दारोमदार उस मामले का हो जाता है, क्योंकि अदालत ये देखना चाहती है कि एजेंसी ने जो पुलिस ने जो अपनी जांच की है वो जांच कहां तक पहुंची है। अगर पुलिस या एजेंसी चाहे तो वो क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है, क्योंकि पीड़िता अगर ऐसा कहती है कि वो अपने सारे आरोप वापस ले रही। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, क्योंकि जब ये केस शुरू होता है तो ये भी साबित करना होता है कि जब ये अपराध हुआ था, जब कथित अपराध हुआ था, जो शिकायत की गई है, जो पीड़िता है वो उस समय नाबालिग थी। ये काफ़ी अहम ऐसे मोड़ पर है, और वहीं पर अदालत के ऊपर पूरा विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एजेंसी कह रही है कोई सबूत नहीं मिले, पीड़िता अपने बयान वापस ले रही तो केस खत्म हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक अदालत पर है जो ये तय कर सकती है कि वो किस बयानों को माने, किन बयानों को मानकर वो आगे की कार्रवाई करे, क्या इस मामले को ख़त्म कर दे या फिर इस मामले को एक जो जिसमें उसने आरोप लगाए हैं और पहले बयान दिए हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, क्या उसको वो आगे बढ़ाए। ये अदालत के ऊपर है, उसके विवेकाधिकार के ऊपर है। लेकिन ऐसे मामले में एक और कानूनी प्रक्रिया हो सकती है कि अगर कोई पीड़िता इस तरह के बयान बदलती है, अपने दोबारा बयान देती है और पहले के बयानों को वापस लेती है, आरोपों को वापस लेती है, तो फिर कानूनन उसके ऊपर भी अदालत को गुमराह करने के लिए मामला दर्ज हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि बहुत सारे मामलों में अदालतें रियायत बदलती हैं, क्योंकि पीड़िता एक महिला होती है इसलिए अदालतें इस तरह की कार्रवाई नहीं करती, लेकिन बहुत सारे मामलों में अदालतें इस तरह की कार्रवाई करती भी हैं। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब गेंद अदालत के पाले में है जो इस मामले को देख रही है, और वही तय करेगी कि कौन से बयानों को माना जाए, किसकी जो पुलिस की जांच को कहां तक माना जाए और किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, क्या मामले को ख़त्म किया जाए या ट्रायल चलाया जाए। ये सब अदालत के विवेकाधिकार पर आकर टिक गया है। हालांकि आरोपी इन सब मामलों में ये देख करके किस तरीके से विरोधाभास है, वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं और वहां जाकर एफआईआर को क्वैश करने की यानी रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। कुल मिला के बात सारी यही है, ये बड़ा देखा पहचाना तरीका है सिस्टम का दबाव बनाने का। इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने तक खींचिए, खिलाड़ियों पर दबाव बनाइए, पॉलिटिकल प्रेशर साथ से चलता ही रहेगा, क्योंकि जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है। क्या इसी प्रेशर में, इसी दबाव में अब ये सब विरोधाभास बातें, बयान वापस लेने की कहानियां सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस संकट की जो हमारे चारों ओर है और हमारे भविष्य का, जिसका जो भविष्य है उसका शिकार होता जा रहा है। ये नशीली दवाओं का यानी कि ड्रग्स का संकट है। आए दिन हमारे युवा इसकी चपेट में आकर अपनी सेहत, अपनी माली हालत और अपना भविष्य जो है वो दांव पर लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इन नशीली दवाओं के पीछे एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय रैकेट जो है वो काम करता है, जिसके तार भारत भर में पूरे तरीके से फैले हुए हैं।
और ये जाल हमारे शहरों, गांव, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य जगहों पर बिल्कुल बेतरतीब तरीके से फैला हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस सिलसिले में आए दिन कार्रवाई करता रहा है। अब एनसीबी ने इस सिलसिले में एलएसडी यानी कि जो एक पार्टी ड्रग है उसका एक बड़ी खेप को पकड़ा है और एक सिंडिकेट को भारत के जो जिस तरीके का उनका नेटवर्क है उसका भांडाफोड़ भी किया है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एलएसडी यानी कि पार्टी ड्रग्स युवाओं की जो बड़ी तेजी से उन्हें अपना शिकार बना रही हैं और उन्हें इसकी लत लग रही है और भारत इसका केंद्र बनता जा रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। ये टिकट नशीले हैं। इनके आधे हिस्से में पार्टी ड्रग एलएसडी का पेस्ट है। 5 टिकटों पर 0.1 ग्राम एलएसडी जिसे एक ब्लॉट कहते हैं। ऐसे तकरीबन 15,000 ब्लॉट एनसीबी ने बरामद किए हैं। एनसीबी ने एलएसडी की अब तक की सबसे बड़ी ये मात्रा दिल्ली एनसीआर समेत कुछ और शहरों से बरामद की है। इस ऑपरेशन में 2 केसेस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 15,000 एलएसडी ब्लॉट्स समेत अन्य ड्रग्स बरामद किए हैं। टारगेट्स को ये लोग सोशल मीडिया साइट पे लुभाते थे और वहाँ से इनका परिचय होता था। ऑर्डर्स सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू लेते थे और फॉरेन में डार्क वेब के माध्यम से और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ड्रग्स मंगाते थे। एनसीबी के मुताबिक सोशल मीडिया पर पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें इस सिंडिकेट का पता चला। इसके बाद नोएडा, दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में छापेमारी कर कुल 6 लोग पकड़े गए। जयपुर से पकड़ा गया शख्स इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। एलएसडी आजकल युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। 2013 में दिल्ली के कालकाजी इलाके में एलएसडी के ओवरडोज के चलते एक लड़के की मौत हो गई थी। एनसीबी के मुताबिक भारत एलएसडी का हब बनता जा रहा है। आमतौर पे जो हमारा देखने में आया है, पोलैंड, नीदरलैंड, इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज में मैन्युफैक्चर ज़्यादा हो रहा है और वहाँ से धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है और इंडिया एक कंजम्पशन हब बनता जा रहा है। एनसीबी ने सबसे पहले नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र को पकड़ा था। वो विकर ऐप से एलएसडी ले रहा था। एनसीबी के मुताबिक सभी आरोपी बेहद पढ़े लिखे हैं और जो आरोपी जयपुर से पकड़ा गया है वो एक एमएनसी में काम करता है। देश के बाहर से आ रही पार्टी ड्रग यानी कि एलएसडी को डिटेक्ट करना और इसके सिंडिकेट को पकड़ना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन पिछले 2 दशकों में एनसीबी ने अब तक की एलएसडी की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। अभी इस मामले में इसके एक और ड्रग कार्टेल की जांच जारी है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में फिर से भारी मात्रा में एलएसडी बरामद हो और कई आरोपी गिरफ्तार हों। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अब नशीली दवाओं का जो कारोबार है किस तरीके से सीमा पार कर भारत में आता है, इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, आए दिन आते रहते हैं। 12 मई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिंद महासागर में एक ऐसे मदरशिप को पकड़ा जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए की कीमत की 2,500 किलोग्राम हाई प्योरिटी मेथाम्फेटामिन थी। मॉरिशस के जो बड़े जहाज होते हैं वो इस तरीके से प्रतिबंधित नशीली दवाओं को लेकर देशों में जो दूसरे देश हैं वहां पर लेकर आते हैं और बीच समुद्र से ही छोटी नाव और जहाजों से इस ड्रग्स को शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें छोटी नावों को जो है वो तटीय इलाकों में लेकर आया जाता है। एनसीबी ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ये जबरदस्त बड़ी जब्ती की थी। ये ड्रग्स अफगानिस्तान से आई थी और उनकी तस्करी कुछ बड़े पाकिस्तानी तस्कर कर रहे थे। समुद्र जो तटीय इलाके हैं वहां पर ड्रग्स की बरामदगी करने के लिए कई मामले सामने आए। इसके अलावा भारत में पड़ोसी देश खासकर पाकिस्तान से लगी सीमा होने के कारण ड्रग्स का जो धड़ल्ले से तस्करी करने की साजिश है वो चलती रहती है, कभी ड्रोन के जरिए, कभी सुरंग के जरिए, और हमें इसे रोकने के लिए हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है। बीते शनिवार 3 जून को पंजाब पुलिस ने नशीली दवाओं की एक तस्करी करने वाले 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। उनके पास 9 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई। पंजाब में
जो जलालाबाद इलाका है, यहां से गिरफ्तारियां हुई। आपको पता ही है पंजाब में ड्रग्स की समस्या कितनी विकट है। शनिवार को अमृतसर के बाहरी इलाकों में पाकिस्तान से आए ड्रोन को गिराया गया। इससे हेरोइन लदी हुई थी। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक ड्रोन की आवाज आने के बाद जब जांच शुरू हुई तो सुरक्षा बलों ने उसको एक खेत में नशीली दवाओं के यानी कि हेरोइन के 5 पैकेट पड़े मिले। बीएसएफ की प्रेस रिलीज में बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से नशीली दवाओं की तो तस्करी है, वो ऐसे ही करने की कोशिशें की जा रही हैं जिसको वो नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 27 मई की रात को बीएसएफ ने अमृतसर के धनोई गांव में पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद एक स्मगलर की नशीली दवाओं की खेप के साथ उसे गिरफ्तार भी किया गया। उस स्मगलर के पास से 2 करोड़ रुपए की 3.5 किलोग्राम नशीली दवाई जो है वो मिली। इससे पहले रविवार को 21 मई को बीएसएफ ने अमृतसर में ही रात को नशीली दवाओं की 2 खेप पकड़ी और एक ड्रोन को मार गिराया। 28 मई को बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ जिले में तट से लगे हुए 2 द्वीपों के में ड्रग्स से जुड़े 5 पैकेट बरामद किए। इसके साथ गुजरात में अप्रैल में 28 मई तक ड्रग्स के ऐसे 41 पैकेट जो हैं वो अब तक पकड़े जा चुके हैं। दुनिया में हेरोइन और कोकेन के उत्पादन और प्रोसेसिंग की 3 मुख्य सेंटर हैं। ये एक गोल्ड ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। गोल्डन जो क्रिसेंट है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आते हैं, और तीसरा दक्षिण अमेरिका। भारत खास तौर पर पंजाब गोल्डन क्रिसेंट के रूट पर पड़ता है। संचार के नए तरीके और कनेक्टिविटी बढ़ने से ड्रग्स स्मगलरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार ड्रग्स पहुंचाना थोड़ा आसान हो गया है। इसमें मिलने वाले जो पैसा है वो नार्को जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया भर में शांति और विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ड्रग्स की जो समस्या है इस पर हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च यानी कि ICSSR की ओर से एक अध्ययन कराया गया, जिसका जो शीर्षक था वो था डायनेमिक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड अब्यूज इन इंडिया, यानी कि भारत में ड्रग्स की लत और दुरुपयोग के पहलू। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और हमारे साथ इस बार डॉक्टर रंजीत सिंह, चुमन सेंटर फॉर रिसर्च इन कार्ल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गुरिंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इस अध्ययन को किया गया है। इस शोध में ये बात सामने आई है कि राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में ड्रग स्मगलिंग का जो धंधा है वो फल फूल रहा है, और कुछ नेता तो इसमें गैर कानूनी तरीके से पूरे तरीके से इसमें लग चुके हैं। इन स्टडीज को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के राज्यों में कराया गया। इस अध्ययन का मकसद ड्रग्स एडिक्शन और सामाजिक तौर पर इसका क्या असर हो रहा है, राजनीतिक आर्थिक तौर के जो पहलू हैं उसकी पड़ताल करने का था। इस अध्ययन के मुताबिक नशे के करीब 50% आदि लोग ये मानते हैं कि उनका स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं जैसे कि एड्स, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सारी जो समस्याएं हैं वो ड्रग्स की वजह से ही हो रही हैं। हेलुसिनेशन भी इसमें है। 73% परिवारों का मानना है कि अपने सदस्यों की ड्रग्स की आदतों की वजह से उनकी सामाजिक छवि जो है वो खराब हुई है। 83% लोगों का यह भी मानना है कि नशे के आदी व्यक्ति पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नशे के आदी कई असामाजिक गतिविधियां जो हैं जैसे कि चोरी और खुद ड्रग्स खरीदने बेचने के धंधे में लग जाते हैं। 78% लोगों का ऐसा मानना है कि ड्रग्स लेने के उनकी व्यक्तिगत सामाजिक छवि जो है वो काफी घटी है, और 97% लोगों का मानना है कि नशे के आदी कहे जाने के जो नशे के लोग जिनकी आदत होती है इसका उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। 82% लोग ड्रग्स एडिक्ट्स जो है उन्होंने कहा कि रोज 200 से 2000 रुपए तक ड्रग्स पे वो खर्च करते हैं। बाकी 18% ड्रग्स एडिक्ट्स रोज 2000 रुपए से ज्यादा पैसा इस आदत पर खर्च करते हैं। 60% से ज्यादा नशे के आदी
औसतन 20,000 रुपए से ज्यादा जो है वो इलाज पर खर्च करते हैं। 35% लोग अपने इलाज पर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो ले चुके हैं। अध्ययन में 88% लोगों ने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे से निपटने की जो क्षमता है वो रखती है, लेकिन 65% लोगों का मानना है कि ड्रग्स से निपटने के लिए सरकार के प्रदर्शन से वो खुश नहीं है। 91% लोग पुलिस की भूमिका पर संदेह जताते हैं। उनके मुताबिक भयानक भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस ड्रग्स से जुड़े मामलों में गंभीर कार्रवाई नहीं करती है। ड्रग्स की सप्लाई चेन को काटना हो या फिर ड्रग्स की मांग को खत्म करना, ड्रग्स के आदि लोगों को नशे की लत से छुड़वाना, नए लोगों को खासकर युवाओं को ड्रग्स से बचा कर रखना, यह बहुत बड़ी एक चुनौती के तौर पर सामने है। इस शोध में शामिल डॉक्टर रंजीत सिंह चुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं और आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इतनी विस्तृत ये रिपोर्ट है, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात, या ये मैं कहूं कि चौंकाने वाली बात नहीं है, ये बात तो खासतौर से पंजाब में होती रहती है कि राजनीतिक संरक्षण और पुलिस संरक्षण के बिना इस तरीके की बड़ी तस्करी, बड़ी जो रैकेट चलते हैं वो शायद संभव नहीं है। शुक्रिया जी मेरे को जहां जोड़ने का। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम प्रोफेसर रंजीत सिंह गुमन है और इस वक्त मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस हूँ इकोनॉमिक्स में जी। और जब ये स्टडी की थी तब सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रेड में था। आपने जैसे बताया मेरे सहयोगी डॉक्टर गुरिंदर कौर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। ICSR की स्पॉन्सर्ड स्टडी थी जी। अब जो आपका सवाल है वो बहुत अहम है और आपने जैसे बताया कि इसके अंदरूनी स्रोत भी है, बाहरी स्रोत भी है। जैसे गोल्डन क्रेसेंट का नाम आपने लिया है, वो पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये जहां से आता है और पंजाब जो है ट्रांजिट रूट बनता है और इससे बाकी प्रांतों को भी जाता है और बाहर भी जाता है, विदेशों को भी जाता है जी। और जो आपने सवाल रेज किया है कि हमारी स्टडी में बहुत क्लियर किया आया है कि इतने बड़े पैमाने पर ये ड्रग का जो धंधा है या ड्रग का रैकेट है, ये पुलिस, पॉलिटिशियन और बड़े स्मगलर के गठजोड़ के बिना नहीं चल सकता। लेकिन जब मैं कहता हूं कि पुलिस और पॉलिटिशियन, तो इसमें ये मत समझना कि सभी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं। कुछ गिने चुने पुलिस वाले इसमें हैं, कुछ गिने चुने इसमें पॉलिटिशियन भी हैं। और जब ये पॉलिटिशियन कल अकेला पंजाब में नहीं और प्रांतों में भी जब ये इलेक्शनों में नशे का प्रयोग करते हैं वोट लेने के लिए, तब उनका जो दायित्व है जो नशे खत्म करने का वो खत्म हो जाता है, उनकी जो छवि है वो खराब हो जाती है। सो ये ठीक है। प्रोफेसर गुमन, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि किस तरह की ड्रग्स का चलन जो है वो युवाओं में ज्यादा होता है, क्योंकि हमने अभी एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें LSD के एक बड़ी खेप को पकड़ा गया। ये जो पार्टी ड्रग्स जिनको कहा जाता है, सर ये क्या ड्रग्स होती हैं और ये क्या ज्यादा चलन होता है युवाओं में इसका? देखिए, हमारे जो स्टडी में हमें मिला है वो 5 स्टेटों में 10 किस्म की जो ड्रग्स हैं वो ज्यादातर प्रचलित है। वैसे हमने 28 ड्रग्स का भी हमारे पास लिस्ट है, लेकिन ज्यादा प्रचलित है वो 10 है। उसमें हेरोइन है जिसको चिट्टा बोलते हैं, अफीम है, ट्रामाडोल है, यस पॉपी हस्क है, उसमें मैरिजुना, गांजा वगैरह, और उसमें बुपरनोरपाइन, उसमें कोडीन है, हसीस है, कोकेन है और कैननबीज है। ये कुछ तो ज्यादातर ओपियम बेस्ड है, कुछ नेचुरल जो प्लांट्स हैं उससे आती है और कुछ सिंथेटिक है। ये सभी मिलाकर जो चलती हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि किस स्टेट में ज्यादा है, तो पंजाब, J&K में हेरोइन ज्यादा है और बाकी स्टेटों में पॉपी हस्क और दूसरे जो है। इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब में बाकी या J&K में बाकी नहीं है, लेकिन वो हेरोइन और जो ज्यादातर है पॉपी हस्क भी है। सो ये काफी हमारा यूथ जो है इसकी गिरफ्त में आ रहा है जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जैसे हमने आज थोड़ी रिसर्च करके आपकी स्टडी को बाहर निकाला,
वैसे सरकारें भी आपकी स्टडी को उतनी सीरियसली लेंगे और उस पर एक्शन होता दिखना चाहिए, क्योंकि हर चुनावी मुद्दा तो ये जैसे प्रोफेसर गुमन भी कह रहे थे कि ये बन जाता है, लेकिन उसके बाद इस पर एक कॉन्क्रीट एक्शन जो है वो होता दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। रेल हादसे में मारे गए अभी तक जो लोग हैं उनकी संख्या अब 288 पहुंच गई और इसमें से 101 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। सरकार हर शव की पहचान करने के लिए जो संबंधित परिवार हैं उनको सौंपने के काम करने के लिए कि बाद में लोग आएँ कैसे ढूंढें, उसके लिए डीएनए सैंपलिंग भी करा रही है। फ़ोटो खींचकर उसे जगह जगह लगाया भी जा रहा है, क्योंकि सही शव सही परिवारों को मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसकी वजह से शवों की शिनाख्त में ज़्यादा वक्त भी लग रहा है। किस तरीके की बदहवासी अभी भी उनके लिए है जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता की यह रिपोर्ट। गोराचंद बैनर्जी भुवनेश्वर के इस अस्पताल में अपने बेटे सुभाशीष बैनर्जी का शव लेने के लिए एक लंबा इंतजार कर रहे हैं। सुभाशीष बालासोर रेल हादसे में मरने वाले 288 यात्रियों में से एक हैं। बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के निवासी गोराचंद एक दिन से शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रशासन डीएनए टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही शव सौंपेगा। तो जब बॉडी टोटल आइडेंटिफाई हो गया, मामा ने आइडेंटिफाई कर दिया, जब आइडेंटिफाई किया है टोटल पेपर्स रेडी हो गया, बट फिर क्या हुआ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट करने के बाद बॉडी छोड़ेंगे। डीएनए इसलिए टेस्टिंग मतलब हमारे लिए अच्छा है, रिलेटिव्स के लिए अच्छा है कि उससे प्रॉपर वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। डिसीज़ जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसके सैंपल लेके रखे डॉक्टर लोगों ने, वो डीएनए टेस्टिंग होगा, रिलेटिव्स का होगा, ब्लड रिलेशन में जो है तो वो मैचिंग होगा, तो मैच होने के बाद अगली प्रोसेस की जाएगी। हादसे के 4 दिन बाद शवों की शिनाख्त और उन्हें परिवार वालों को सौंपने के मामले में बड़ी उलझन दिख रही है। भुवनेश्वर के एम्स में हमारी कम से कम 3 ऐसे परिवारों से मुलाकात हुई जिनका आरोप था कि उनके रिश्तेदारों के शवों को कोई पहले ही ले जा चुका है। बंगाल के जकरिया लस्कर कहते हैं कि उनके चाचा अबू बकर लस्कर का शव किसी और को दे दिया। वो बोल रहा है ये मालदा में एक महिला लेके चला गया, तो महिला का नाम तो मेरे को पता नहीं है, वो यही से बोल रहा है कि महिला लेके चला गया है। 30 साल की मीरा देवी की भी यही शिकायत है। उनका बेटा 16 साल का था। वो कहती हैं कि एक शव की पहचान तो हुई थी, लेकिन वो किसी और के सुपुर्द कर दिया गया है। सर तो डॉक्टर तो कहा बॉडी दूसरा को दे दी, दूसरा को दे दी। उड़ीसा के मुख्य सचिव ने एनडीटीवी को बताया कि 80 से ज्यादा शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उन्हें लंबे समय तक रखना एक बड़ी चुनौती है। अस्पताल का लिस्ट, मॉर्चुअरी का लिस्ट, टेम्पोररी फास्ट पॉइंट कलेक्शन, इंक्वेस्ट पॉइंट का लिस्ट, ये सब को रिकन्सिलेशन करने के बाद और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद आज कलेक्टर बालेश्वर फाइनली हैज कंफर्म्ड द फाइनल फिगर ऑफ डेथ टू बी 288। रेल दुर्घटना के बाद शव का सटीक पहचान होना और सही परिवार को शव सौंपना जरूरी है। कुछ ऐसे केस यहां सामने आए हैं जहां एक ही शव के ऊपर 2-3 क्लेम आए हैं। इसीलिए अब प्रशासन डीएनए टेस्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और डीएनए टेस्ट के बाद ही बॉडी छोड़ने का काम आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ये सही है कि ये एक कानूनी कार्रवाई के हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन परिवार के लिए ये दुख और बढ़ा देते हैं। कैमरा पर्सन पवन कुमार और अनुरुद्ध त्रिपाठी के साथ भुवनेश्वर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।
यूक्रेन रूस युद्ध में आज एक ऐसी बड़ी घटना हुई जिसके बारे में चर्चा लगातार हो रही है। वैसे तो ये युद्ध इतने साल भर से ज्यादा से चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बांध यूक्रेन में है जिस पर हमला हुआ। नोवा काक्वावा में विद्युत परियोजना जो है उसका जो बांध है उसका एक बड़ा हिस्सा आज टूट गया, जिसे पानी का बहाव हो रहा है। इसकी चपेट में हजारों लोग आ गए। बाढ़ जैसी स्थिति यूक्रेन के एक बड़े इलाके में बन गई है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या जंग में अब इस तरीके के ठिकानों पर, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर हो चाहे बांध हो, उनको भी एक वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना सही है। पानी का ये तेज बहाव यूक्रेन के कई इलाकों के लिए जल प्रलय ला सकता है। यूक्रेन का नोवा कखोवका बांध यूक्रेन रूस युद्ध का ताजा मैदान बना है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने बमबारी कर पनबिजली परियोजना वाले इस बांध को उड़ा दिया है। लाखों क्यूबिक लीटर पानी बहने से खेरसन समेत कई इलाकों में तबाही का खतरा पैदा हो गया है। तेज धार में घर बहते नजर आ रहे हैं। लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर जो हमले तेज किए हैं उसके बदले रूस ने ये किया है। कई इलाकों से उन्हें पीछे हटना पड़ा है, जिससे वे बौखला गए हैं और इसलिए इस तरह की तबाही कर रहे हैं। यूक्रेन ने बांध पर हमले को जिनेवा संधि का उल्लंघन, नरसंहार की कोशिश और रूसी आतंकवाद बताया है। यूक्रेन ने दुनिया के देशों से अपील की है कि वे रूस के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। नेटो ने भी इसके खिलाफ बयान जारी किया है। यूक्रेन ने यूएनएससी की आपातकालीन बैठक की मांग की है और रूस की आतंकी कार्रवाई को IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सामने रखा है। हम EU के सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ भी सहयोग चाहते हैं ताकि दुष्परिणामों को कमतर किया जा सके और रूस को उसके लिए सजा मिल सके। दूसरी तरफ रूस ने इसे खुद यूक्रेन की तरफ से की गई तबाही कहा है। खेरसन क्षेत्र में रूसी समर्थन वाले मेयर ने उल्टा इसे यूक्रेन की आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्वीट कर कहा है कि खरकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर यूक्रेन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। इससे क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पर्यावरण पर भी भारी खतरा पैदा हुआ है। इस बांध से ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र को भी पानी मिलता है ताकि उसे ठंडा रखा जा सके। बांध की तबाही से न्यूक्लियर संयंत्र की संरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, जिस पर अभी रूस का नियंत्रण है। इस बांध पर हमले से ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो कि दुनिया का तीसरा और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बांध में जमा जलस्तर नीचे जा रहा है क्योंकि अब उसे बांध रोक नहीं रहा। इससे न्यूक्लियर सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा हो गया है। निप्रो नदी पर 1956 में बना ये बांध 2022 में रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही निशाने पर रहा है। 2022 में इससे जुड़े एक पुल को उड़ा दिया गया। यूक्रेन ने इसे रूस की कार्रवाई बताकर चेतावनी दी। इस बांध पर ताजा हमले से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और ज्यादा तेज होने की आशंका जताई जा रही है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।